हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सनी देवगन और मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल एजुकेशन टर्मिनल पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो पोस्ट नहीं की है। चैनल बनाने के बाद मैं कनाडा आ गया। कनाडा आने पे मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे स्टडी, जॉब और अपना खाना पीना सब कुछ देखते देखते टाइम नहीं मिलता कि आप कोई वीडियो बना सकें। पर अब मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपको वीडियोस डाल सकूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकूँ। मुझे पिछली कुछ वीडियोस के ऊपर जो मैंने लास्ट पोस्ट की थी, उनके ऊपर मुझसे कुछ क्वेश्चंस आप सबने पूछे थे। स्पेशली जो स्टूडेंट्स नए कनाडा आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया है आंसर करने के लिए वो है जॉब्स। जो हर एक स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम कनाडा तो आ जाएंगे, उसके बाद हमें काम कैसे करना है, हमें जॉब कैसे मिलेगी, कौन सी कैटेगरीज़ हैं या कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे हम काम कर सकते हैं और उनका पे कैसे होता है, हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, उस सब के बारे में जो है इस वीडियो में मैं बात करूँगा। आई एम सॉरी कि मैं इस पूरी वीडियो में पूरी जॉब कैटेगरीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं ट्राई करूँगा कि इस जॉब के टॉपिक के ऊपर मैं 2 या 3 या 4 जिस तरह से भी मैं कम से कम वीडियोज़ में इसे एक्सप्लेन कर सकूँ, मैं करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो फर्स्ट थिंग है जो स्टूडेंट्स आते ही जो वो जॉब के लिए करते हैं वो है रजिस्टर करना अलग अलग एजेंसीज़ में। कनाडा की जो जॉब्स का सेक्टर है वो कुछ इस तरह से है कि जो डायरेक्ट हायरिंग होती है। अगर आप माने कि मेरी एक फैक्ट्री है और मैं उसमें किसी को डायरेक्ट हायर करता हूँ, तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। मुझे उन्हें सिखाना पड़ता है कि फ़र्स्ट एड कैसे होती है, आपको जॉब में कैसे सेफ़ रहना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको सिखाना पड़ता है। और उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट हायर करने के बाद आपको निकाल नहीं सकता। अगर मुझे आपको जॉब से निकालना है तो मुझे एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा आपको भी, और एक तरह से गवर्नमेंट को भी मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मैं आपको क्यों जॉब पे रखा है और क्यों जॉब से निकाला है। और फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई और इंश्योरेंस हो गई। अगर आप बीमार हो तो मुझे आपको पे करना पड़ेगा चाहे आप काम पे आएँ या ना आएँ। तो यहाँ की फैक्ट्रीज़ या वेयरहाउस जो हैं वो क्या करते हैं कि वो एजेंसीज़ को हायर करते हैं। अलग-अलग एजेंसीज़ होती हैं, वो इनके लिए जो वर्कर्स हैं वो लेके आते हैं। उन वर्कर्स में यहाँ के सिटीजन्स, पीआर, मेजर तो स्टूडेंट्स ही होते हैं, और उनके अलावा बाकी सब लोग भी होते हैं जो जॉब के लिए यहाँ पे इनके पास आते हैं। तो आप किसी भी अगर एजेंसी में रजिस्टर करने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो वो आपसे मांगते हैं वो है आपका सिन नंबर, जो आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है। आप वो नंबर उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उसके बिहाफ पे वो आपको रजिस्टर करते हैं। और कनाडा की तरफ से हर स्टूडेंट को 20 आवर्स की एक लिमिट सेट की गई है कि आप अपने कॉलेज के टाइम पे आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो वो एजेंसीज़ आपको 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं देती। अगर वो देती हैं और आप करते हैं, कल को आपको उसका एक वैलिड कह लीजिए एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है, या फिर आपको ज़्यादा काम करने की वजह से आपका कल को वर्क परमिट में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पीआर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लीगल काम कर रहे हैं, अपना सिन नंबर दे के काम कर रहे हैं, तो आप कभी भी 20 आवर्स की जो लिमिट है एक वीक की, उसको क्रॉस मत करें। अगर कभी आपकी एक आध बार लिमिट क्रॉस हो भी जाए तो वो इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है, वो यहाँ की गवर्नमेंट इतना सीरियसली नहीं लेती उस चीज़ को, पर फिर भी अगर आप हो सके तो उस चीज़ को अवॉइड करें। अभी एजेंसीज़ जब बंदे को, किसी को भी स्टूडेंट को हायर करती हैं तो वो अलग अलग कैटेगरी में उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वेयर हाउस में वो होती है जनरल लेबर की। जनरल लेबर यानी कि अगर हिंदी में कहें तो मज़दूर, जो दिहाड़ीदार मज़दूर होता है, वो कैटेगरी आती है। उसमें आपको कोई मशीन ऑपरेट नहीं करनी है, उसमें आपको कोई किसी तरह की कोई फॉकलिफ्ट या कुछ ड्राइव नहीं करना। आपको सिर्फ वहाँ के जो सामान है उसकी पैकेजिंग करनी हो सकती है, वो सामान
ट्रक में लोड करना हो सकता है, ऑफ लोड करना हो सकता है। और कन्वेयर के ऊपर, जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा कि फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग जो होते हैं, जब आपके सामने प्रोडक्ट ऐसे बन के आता है तो वो उसे उठाते हैं, बॉक्सेस में रखते हैं, बॉक्सेस को पैक करते हैं और नेक्स्ट बॉक्स ऐसे उठाएंगे, पैक करेंगे, वो जनरल लेबर कैटेगरी है। या फिर उन बॉक्सेस का स्टैक बना के उन्हें रैप करके रखना, वो भी जनरल लेबर में ही आता है। मैंने मुझे अभी 2 साल हो चुके हैं कनाडा में, तो मैंने अपने जो 2 साल हैं उनमें मैंने वेयर हाउस में जब काम किया था, तो मेरा काम होता था कि जो ब्रेड फैक्ट्री थी मैं उसमें काम करता था। मैं जनरल लेबर कैटेगरी में, मेरा काम होता था कि मुझे जो ब्रेड का ट्रक आता है मुझे उसे लोड करना होता था। तो जो फ्रेश ब्रेड के स्टैक्स बने होते हैं वो मेरी हाइट से ऊंचे होते थे, उनको मुझे बस धकेल के एक हाथ से या 2 हाथ से या जिस तरह से भी मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे उसे धकेल के, अगर एक लेके जा सकता हूँ स्टैक तो एक, अगर 2 लेके जा सकता है ऐसे 2 इकट्ठे करके मुझे उन्हें बस ट्रक में ले जाके ट्रक लोड करना होता था। और वो ट्रक बाद में वहाँ से हटा देते थे, नया ट्रक लगा देते थे। ऐसे मेरा पूरी जो 8 आवर की शिफ्ट होती थी उसमें मुझे ट्रक लोड करना होता था। सेकंड जो उसी फैक्ट्री में मैंने काम किया था वो था ट्रक ऑफ लोड का। जैसे मैंने लोडिंग की फ्रेश ब्रेड की, वैसे ही जब एक्सपायर्ड ब्रेड होती है तो वो ट्रक्स वापस आ जाते हैं, तो उनमें से एक्सपायर्ड ब्रेड को निकाल के ट्रक को खाली करना होता है ताकि उसमें फ्रेश ब्रेड जो है लोड करके अलग अलग वॉलमार्ट की लोकेशंस पे फ्रेश को, या जहाँ पे भी इनके ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जिनको ये सप्लाई करते हैं, वहाँ पे वो ट्रक जा सके। तो ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं जो अलग अलग वेयर हाउसेज़ में काम कर रहे हैं। उनमें से एक है जिनका नाम है गुरदीप, वो काम कर रहे हैं इस वक्त सैनिटाइज़र के वेयर हाउस में। उनका काम होता है कि जो सैनिटाइज़र्स की बॉटल्स आती हैं उन्हें बॉक्सेस में पैक करना, और उसके बाद कोई और उस बॉक्सेस को ले जाके आगे पैक करके लोड करते हैं। तो ऐसे ये जनरल लेबर की जो जॉब्स हैं वो इस तरह की होती हैं। अभी एजेंसीज सेकंड जो जॉब देती हैं वो है लाइसेंस जॉब होती हैं। उस लाइसेंस जॉब में क्या होता है कि आपको अलग अलग तरह की लाइसेंस जॉब होती हैं। फर्स्ट होती है फॉकलिफ्ट ऑपरेटर की, क्योंकि सारा सामान जो आता है वो बहुत हैवी होता है, आप बॉक्सेस को लगातार उठा नहीं सकते। अगर 10 या 12 बॉक्सेस का स्टैक है तो वो आप तो बिल्कुल ही नहीं उठा सकते। तो उन्हें उठाने के लिए वो फॉकलिफ्ट यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कहीं पे मैंने पिक्चर लगाई है फॉकलिफ्ट की। तो इसे ड्राइव करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा $300 या $350, डिपेंड करता है आप किससे लाइसेंस ले रहे हैं। और आपको कुछ टाइम के लिए उस इंस्टीट्यूट में उस फॉकलिफ्ट को ड्राइव करके सीखना होता है। उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने कितने घंटे वो ड्राइव किया है। एक लिमिट रखी हुई है गवर्नमेंट ने कुछ घंटों की, वो आपको कंप्लीट करने के बाद ही लाइसेंस मिलता है। वो सब आपकी सेफ्टी के लिए और आपके साथ काम करने वालों की सेफ्टी के लिए होता है। तो फॉकलिफ्ट ऑपरेटर जो कि ये आप देख सकते हैं, इसको चलाने वाले की जो पे है वो जनरल लेबर से ज़्यादा होती है। जनरल लेबर की मोस्टली जो पे है वो बेसिक पे होती है। बेसिक पे यानी गवर्नमेंट ने तय किया है कि आपको मिनिमम टू मिनिमम जो है एक फ़िक्स अमाउंट देनी ही देनी है। राइट नाउ आई थिंक इट्स $14.25 पर आवर। तो अगर गवर्नमेंट इसे बढ़ा के 15 कर देती है या 16 कर देती है तो वो बेसिक पे आपको जनरल लेबर में मिलेगी। लेकिन जो फॉकलिफ्ट ऑपरेटर हैं उनकी जो पे रहती है, बेसिक पे उनकी, वो 16, 17, 18, 19 डिपेंड करता है उनके वेयर हाउस के ऊपर वो कितना उन्हें पे करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उनकी पे मिनिमम से ज़्यादा होती है और उनका काम हाथ से ना होके पूरी तरह फॉकलिफ्ट को ड्राइव करना होता है। लाइसेंस में जो दूसरी जॉब आती है वो है वॉकी ऑपरेटर की। उसके बाद आ जाती है ऑर्डर पिकर की। उसमें उसमें भी आपको एक मशीन ड्राइव करनी होती है, सामान ऊंचाई से उठा के नीचे लेके आना होता है। और थर्ड आ जाती है कोई भी मशीन ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कन्वेयर पे काम कर रहे हो, कन्वेयर पे सामान उठा के लोड कर रहे हो, तो वो जो सामान आप लोड कर रहे हो वो किसी न किसी मशीन से निकल के आ रहा था। उस मशीन के मेंटेनेंस के लिए या उस मशीन को देखने के लिए कि उसमें कोई फॉल्ट ना आए या उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए भी एक जो वर्कर है वो लगा रहता है, उसको मशीन ऑपरेटर कहते हैं। उसकी भी पे जनरल लेबर से ज़्यादा होती है। ये सारी जॉब्स तो एजेंसीज़ के साथ जो है वेयर हाउस के साथ रिलेटेड है।
जो सेकंड टाइप की एजेंसीज़ आ जाती हैं वो आती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़। अभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ में कनाडा में काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं, जैसे G4S है, गार्डा वर्ल्ड है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, टेलीगार्ड है, उसके बाद स्वॉर्ड सिक्योरिटी आ जाती है। ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो आपको काम देती हैं। तो आपको बस इन्हें बताना होता है कि आप कब और कितने दिन काम करेंगे, आपकी कितनी टाइम लिमिट है, आप कितने टाइम लिमिट के लिए काम करेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना काम देते हैं। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है जो मैंने पर्सनली फ़ेस किया है। जब मैं स्टार्टिंग में मैंने सभी एजेंसीज़ के साथ रजिस्टर किया था, तो मैंने नियर अबाउट 15 एजेंसीज़ के साथ रजिस्टर किया था, और मैं हर रोज़ सुबह उठ के, जैसे उनकी फ़र्स्ट शिफ्ट शुरू होती है सुबह 8 बजे से लगा लेके, आप लगा लीजिए उनकी सुबह 8 से लेके 4 बजे तक शिफ्ट है, फिर सेकंड शिफ्ट 4 बजे से लेके नेक्स्ट 8 आवर्स की शिफ्ट है। तो मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठ के उन्हें कॉल करता था कि मुझे काम चाहिए। वो मुझे बोलते थे कि सॉरी सर अभी काम नहीं है, होगा तो हम आपको बताएंगे। वैसे ही मैं शाम को कॉल करता था कि अगर नाइट शिफ्ट मिल जाए, पर वो नहीं देते। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, मैं मानता हूँ उनकी कोई गलती नहीं है। ये भी हम स्टूडेंट्स की ही कुछ गलतियाँ हैं जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जब पहले पहले सब आते हैं तो हम 5-5 10-10 एजेंसीज़ में रजिस्टर कर देते हैं, और अगर हमें एक एजेंसी कॉल करके कहती है 8 AM से 4 PM की एक शिफ्ट है जिसका पे है $14, तो हम उन्हें बोलते हैं कि यस यस हमें ये चाहिए। और उसके बाद हमारी कोई और एजेंसी जिससे हमने रजिस्टर किया है वो कॉल करके कहते हैं कि जी सेम टाइम के ऊपर हमें बंदा चाहिए, हम आपको 16 पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फर्स्ट एजेंसी को ना नहीं बोलते और दूसरी एजेंसी के लिए काम करने चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट एजेंसी को जिस वेयर हाउस के साथ उनकी डील है उससे ये बताना पड़ता है कि हमारा बंदा क्यों नहीं आया, या फिर उन्हें ऑन द स्पॉट कोई एक बंदा ढूंढ के वहाँ भेजना पड़ता है। तो इसमें उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इन इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से वो ज़्यादातर उन बच्चों को प्रेफर करते हैं जिनका कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, या कोई जो उन्हें आइडेंटिफाई कर सके, उनकी गारंटी ले सके कि ये ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे। वो उन्हें ही स्टार्टिंग में प्रेफर करते हैं, या फिर वो उस टाइम पे किसी को बुलाते हैं जिस टाइम पे वो बुरी तरह फंस जाते हैं। जैसे आपने मान लीजिए एक शिफ्ट छोड़ दी और ऑन द स्पॉट उनके पास कोई बंदा नहीं है, तो वो किसी नए आदमी को फ़ोन करेंगे और पूछेंगे आप आ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी फ़र्स्ट शिफ्ट थी वो यही थी। मेरी फ़र्स्ट शिफ्ट मुझे सुबह 6 बजे कॉल आई थी कि आप अभी के अभी इस लोकेशन पे पहुंच के काम शुरू कर सकते हो। मैंने कहा जी मैं पहुंच तो जाऊंगा लेकिन लेट हो जाऊंगा। तो वो हर चीज़ के लिए एग्री कर देंगे क्योंकि वो फंस चुके हैं। लेकिन अगर आपका कोई नोन है तो आप एजेंसीज़ में ईज़िली जॉब ले सकते हैं। अगर आपका कोई नोन नहीं है तो आपको ऑब्वियसली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको एक शिफ्ट अगर आपको मिल गई तो उसके बाद आपकी रेगुलर शिफ्ट जो है वो शुरू हो जाएंगी। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अनटिल अनलेस आप उनके साथ कुछ ऐसा ना करें। तो एक जो प्रॉब्लम मैंने देखा है यहाँ पे वो है एजेंसीज़ आपके पैसे मार लेते हैं, वो आपको पे नहीं करते। उसमें क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में एजेंसीज़ के साथ कैश में काम करने के लिए हाँ बोल देते हैं, और इसी बात का एजेंसीज़ आपका फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि आपका सिन नंबर उनके पास है। वो कहते हैं कि जी हम सिन के ऊपर 20 आवर्स मतलब जो है रिकॉर्ड रखेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा आप काम करोगे आपको कैश में पे कर देंगे। इसमें बहुत सारी एजेंसीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा चीट करती हैं, और आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि आप पुलिस को या गवर्नमेंट को जाके ये नहीं बोलोगे कि मैंने इल्लीगल काम करने की कोशिश की जिसके बाद उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। तो मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके पास इनफ पैसा है, आप अपना सर्वाइवल कर सकते हो, तो आप फर्स्ट फोकस अपनी स्टडीज़ पे रखें, काम करें। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका काम नहीं बन रहा, आपके पास पैसे नहीं हैं, या आपके पास नेक्स्ट फ़ी के पैसे कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं अगर आपको कहूँ कि आप मत काम करो तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। तो ट्राई करें कि कोई ट्रस्टवर्दी एजेंसीज़ हों जो सच में पैसे दे रहे हों, क्योंकि मेरे नोन में ऐसे बहुत किस्से हैं जिन्होंने अपने अपने पैसे गंवाए हैं ऐसे काम करके। एजेंसीज़ कल को ना बोल देती हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उनका। आप ना तो कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, ना तो ये
इंडिया है कि आप मतलब लाठी भाले लेके चले जाओगे कि भाई मेरे पैसे दो, वो पैसे दें, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो ट्राई करें कि जो आपसे पहले जो आपके दोस्त हैं या जो आपके रिलेटिव्स हैं जो यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने उन एजेंसीज़ के साथ काम किया हो, जो आपको कैश में पे कर रही हो, तभी आप ये रिस्क लें, नहीं तो आप ये रिस्क मत लें, क्योंकि इसके साथ आपका सिन लाइसेंस जो है, सिन नंबर है, वो कैंसिल हो सकता है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है अगर आप पकड़े जाते हो इलीगल काम करते हुए। तो मोस्टली ट्राई करें कि आपको ये काम मत करना पड़े। पर अगर आपकी मतलब कोई जेन्युइन फैमिली प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं आपको मना नहीं कर सकता, और मेरा मना करने का कोई मतलब भी नहीं बनता, आप नहीं मानोगे। तो ट्राई करें कि आप जितना सेफ़ होके चल सकें, क्योंकि 2 ही साल हैं, उसके बाद तो काम ही करना है हमें। वर्क परमिट पे आप जितने मर्जी घंटे काम कर सकते हैं। अभी ये तो एजेंसीज़ का मैंने कवर किया है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ हो गई, वो आपको अलग अलग साइट्स देती हैं, वेयर हाउस की देती हैं एजेंसी शिफ्ट। नेक्स्ट जो है वो वीडियो में मैं और जो जॉब्स हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने का। और ये थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई, बट ये टॉपिक्स थोड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इन्हें सॉल्व समझाते या कह रहे एक्सप्लेन करते थोड़ा टाइम चला जाता है। ओके, सो thank you for watching the video, and please subscribe the channel and like the video if you like it, or stay tuned for next video. I'll explain other jobs in next video. Thank you so much.